हेलो दोस्तों, ये कहानी बंटवारे के समय की है जब दक्षिण एशिया में दो देश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। उस दौरान कुछ देसी रियासतें भी थीं जो इन नए बने दोनों देशों में शामिल हो रही थी। पश्चिमी हिस्से सौराष्ट्र के पास जूनागढ़ इन्हीं में से एक बड़ी रियासत थी। यहाँ की 80% हिंदू आबादी थी, जबकि यहाँ से शासक मुस्लिम नवाब महबत खान तृतीय थे। यहाँ अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी चल रहा था और मई 1947 में सिंध मुस्लिम नेता शहनवाज भुट्टो को यहाँ का दीवान नियुक्त किया गया। वो मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी संपर्क में थे। जिन्ना की सलाह पर भुट्टो ने 15 अगस्त 1947 तक भारत या पाकिस्तान में शामिल होने पर कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि जैसे ही आज़ादी की घोषणा हुई, जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला ले लिया था, जबकि पाकिस्तान ने 1 महीने तक इस अपील का कोई जवाब नहीं दिया। 13 सितंबर को पाकिस्तान ने एक टेलीग्राम भेजा और जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने की घोषणा की। काठियावाड़ सरकार और भारत सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। असल में जिन्ना जूनागढ़ को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और राजनीति की बिसात पर उनकी नज़र कश्मीर पर थी। जिन्ना इस बात से निश्चित थे कि भारत कहेगा कि जूनागढ़ में नवाब नहीं बल्कि यहाँ की जनता को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। जब भारत ऐसा दावा करेगा तो जिन्ना यही फार्मूला कश्मीर के लिए भी अपनाएंगे। वो भारत को उसी जाल में फंसाना चाहते थे। 12 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ यथास्थिति संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। समझौते का मतलब था कि जम्मू कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा बल्कि स्वतंत्र बना रहेगा। इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने इसका सम्मान नहीं रखा और राज्य पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान की ओर से 22 अक्टूबर 1947 को करीब 200-300 ट्रक कश्मीर में आए। ये ट्रक पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के कवालियों से भरे थे। इस संख्या में करीब 5000 थे और अफरीदी वजीर महसूद कबीलों के लोग थे। उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहा और उनका नेतृत्व पाकिस्तान के छुट्टी पर गए सिपाही कर रहे थे। उनकी मंशा साफ थी, कश्मीर पर कब्जा कर उसे पाकिस्तान में मिलाना, जो कि उस समय तक इस बात पर अनिश्चित था कि भारत के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ। उस समय लगभग सभी रियासतें पाकिस्तान या भारत के साथ जा चुकी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर असमंजस में था। हमला करने वाले कबायली एक के बाद एक इलाके पर कब्जा कर रहे थे और 24 अक्टूबर को श्रीनगर के करीब पहुंच गए। वे महाउरा पावर हाउस पहुंचे और उसे बंद कर दिया, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। कबायली लोगों से कह रहे थे कि 2 दिनों में वे श्रीनगर पर कब्जा कर लेंगे और वो शहर की मस्जिद में ईद मनाएंगे। महाराजा हरि सिंह उन कबालियों से लड़ने में खुद को अक्षम पा रहे थे। ऐसे समय में जब राज्य उनके हाथ से जा रहा था, उन्होंने स्वतंत्रता की बात भुलाकर भारत से मदद की गुहार लगाई। केवल भारतीय सेना ही थी जो राज्य को पाकिस्तान में जाने से बचा सकती थी। हालांकि कश्मीर तब तक स्वतंत्र था। इसके बाद दिल्ली में कश्मीर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई और 25 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में रक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि गृह सचिव बीपी मेनन को कश्मीर जाकर ज़मीनी हालत का जायजा लेना चाहिए और फिर सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। वीपी मेनन को जम्मू भेजा गया। वे सीधे महाराज के महल पहुंचे, लेकिन पूरा महल खाली मिला, चीज़ें बिखरी हुई थी। पता चला श्रीनगर से आने के बाद वे सो रहे थे। मेनन ने उन्हें जगाया और सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसले से उन्हें अवगत करवाया। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा गया है कि महाराज ने मेनन से कहा कि उन्होंने अपने स्टाफ को कुछ निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा था कि जब मेनन वापस लौटे तो इसका मतलब होगा कि भारत मदद के लिए तैयार है। उस स्थिति में उन्हें सोने दिया जाए। अगर मेनन नहीं लौटते हैं तो इसका मतलब होगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया था कि उन्हें सोते हुए गोली मार दी जाए, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और आखिरकार भारत की मदद समय से पहुंच गई। अब यह प्रश्न उठता है कि समझौता करने में इतनी देरी क्यों हुई। मेनन लिखते हैं कि कश्मीर की जटिल स्थिति के चलते महाराज की तरफ से देरी हुई। कश्मीर राज्य में 4 भौगोलिक इलाके थे। उत्तर गिलगित, दक्षिण में जम्मू, पश्चिम में लद्दाख और मध्य में कश्मीर घाटी। जम्मू में हिंदू बहुसंख्यक आबादी थी, लद्दाख बहुत बहुल, जबकि गिलगित और घाटी में मुस्लिम बहुल आबादी के साथ राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी। चूँकि राजा हिंदू थे, इसलिए सभी उच्च पदों पर हिंदू काबिज थे और मुस्लिम खुद को हाशिए पर महसूस करते थे। मुस्लिम आबादी की आकांक्षाओं को आवाज़ दी शेख अब्दुल्ला ने और उन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया। इसलिए राजनीतिक संगठन को सेकुलर बनाने के लिए उन्होंने 1939 में इसके नाम से मुस्लिम हटा दिया और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम रखा।
महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने कई प्रदर्शन आयोजित किए और 1946 में उन्होंने कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसके बाद उन्हें लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने साफ मना कर दिया और उनसे कहा, आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनाए, जनता को राशन दे और इसके बावजूद भारत के पास कोई अधिकार न रहे। क्या आप यही चाहते हैं? मैं इस तरह की मांग कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बेडकर से नाखुश शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए। उस समय वो विदेशी दौरे पर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर से कहा कि वो अनुच्छेद 370 तैयार करें। अयंगर उस समय बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री थे। इसके अलावा वो कश्मीर के पूर्व दीवान और संविधान सभा के सदस्य भी थे। अब बात करते हैं मेनन के दिल्ली पहुंचने पर क्या हुआ। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर मेनन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, सरदार पटेल उनसे मिलने के लिए वहां मौजूद थे। दोनों ही वहां से सीधे सुरक्षा समिति की बैठक में पहुंचे। वहां लंबी बहस हुई और अंत में जम्मू कश्मीर के शामिल होने की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया और सेना को कश्मीर भेज दिया गया। उसमें ये फैसला हुआ था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, वहां जनमत संग्रह कराया जाएगा। 21 नवंबर को नेहरू ने कश्मीर के संदर्भ में संसद में बयान दिया और उन्होंने जनमत संग्रह कराए जाने के अपने वायदे को दोहराया, ताकि कश्मीर के लोग संयुक्त राष्ट्र ऐसी किसी एजेंसी की निगरानी में अपने भविष्य का फैसला कर सकें। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस में लिखा गया है कि हालांकि पाकिस्तान प्रधानमंत्री लियाकत खान ने मांग रखी थी कि जनमत संग्रह से पहले भारत को अपनी सेना वापस ले लेनी चाहिए, नेहरू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। समझौते के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनना था, विशेष दर्जे के साथ। इसके अनुसार रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर बाकी मामले तय करने का जम्मू कश्मीर राज्य को अधिकार था। 1954 में समझौते में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया। समझौते के अनुसार जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने या कानून लागू करने का भारत का अधिकार सीमित था। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू विदेश में थे। अक्टूबर 1949 में संविधान सभा में कश्मीर को लेकर बहस हुई, जिसमें सरदार पटेल ने अपने विचार खुद तक सीमित रखे और इसके लिए दबाव नहीं बनाया। संविधान सभा के सदस्यों में इसे लेकर विरोध था, लेकिन सरदार पटेल ने, जो कि उस समय कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। यही नहीं, उन्होंने उससे भी अधिक रियायतें दी जो नेहरू विदेश जाने से पहले उन्हें निर्देशित करके गए थे। शेख अब्दुल्ला और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और आज़ाद और गोपाल स्वामी ने उनका समर्थन किया, इसलिए सरदार ने इस पर सहमति दी। आज़ाद, अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी नेहरू के विचार का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए सरदार पटेल ने नेहरू की गैर मौजूदगी में उनका विरोध न करने का फैसला किया। 15-16 मई को सरदार पटेल के घर पर इस संबंध में एक बैठक हुई, जिसमें नेहरू भी मौजूद थे। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुई सहमति के आधार पर जब अयंगर ने सरदार को एक प्रस्ताव भेजा तो उस पर एक टिप्पणी भी लिखी कि अब्दुल्ला ने संविधान के मूल अधिकार और दिशा निर्देशक सिद्धांत लागू न करने पर जोर दिया और कहा कि ये राज्य की संविधान सभा पर छोड़ देना चाहिए। सरदार पटेल इस बारे में नाखुश थे, लेकिन उन्होंने गोपाल स्वामी से इस पर आगे बढ़ने को कहा। उस समय तक प्रधानमंत्री नेहरू विदेश में थे। जब वो वापस लौटे, सरदार पटेल ने उन्हें एक पत्र लिखा। एक लंबी बहस के बाद ही मैं पार्टी को सहमत करा सका। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई नाराज थे। जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्र में मामले को ले जाना, ऐसी हालत में संघर्ष विराम करना, जबकि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और महाराजा के राज्य से बाहर जाने जैसे कई मसलों को लेकर सरदार सहमत नहीं थे। जनवरी 1948 में भारत कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया था और वहां पर जनमत संग्रह की मांग उठी। संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता में भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सबकी स्थिति यथावत रही। जुलाई 1949 में महाराजा हरि सिंह ने अपने बेटे कर्ण सिंह को गद्दी सौंप दी। इसके बाद शेख अब्दुल्ला और अपने साथियों के साथ संविधान सभा में शामिल हो गए। उसमें भारत का संविधान बन रहा था। भारतीय संविधान की चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को लेकर सवाल उठने लगे तो सभा के एक सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ मुद्दों को लेकर वादा किया हुआ है। उन लोगों से पूछा गया था कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। लोगों के विचार जानने के लिए हम जनमत संग्रह कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर उससे पहले वहाँ शांति बहाल हो और निष्पक्ष जनमत संग्रह का भरोसा दिया जाए।
जबकि जम्मू कश्मीर में कभी जनमत संग्रह हुआ ही नहीं है। इसके संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के अपने अपने तर्क हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में संविधान सभा की बैठकें हुई और भारत के साथ जम्मू कश्मीर के रिश्तों पर दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते में कहा गया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के अलग झंडे पर सहमत है और ये झंडा भारत के झंडे का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का मामला आज भी विवाद का विषय है, जो ऐतिहासिक गलतफहमियों, नीतिगत फैसलों और राजनीतिक जटिलताओं से प्रभावित रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी नीतियों के अनुसार इसे समझाने और हल करने की कोशिश की है। कश्मीर के लोग भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए विभिन्न नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और शेख अब्दुल्ला ने योगदान दिया, जबकि पाकिस्तान के नेताओं ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की कोशिश की। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ कागजों और समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की जनता की आकांक्षाओं और उनकी भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा है। समय के साथ कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और उस भारत का पूर्ण राज्य बनाने की कोशिश की गई। हालांकि यह समस्या आज भी एक ऐसा जटिल मुद्दा बना हुआ है जिसमें राजनीति, कूटनीति और जनता की भावनाओं का एक मजबूत मिश्रण है। कश्मीर का मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्य न केवल एकता बनाए रखने में मददगार हैं, बल्कि समय समय पर चुनौतीपूर्ण मुद्दों का हल ढूंढने की प्रेरणा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।